ब्रिटिश और फ्रांसीसी सरकारों ने मांग की थी कि जर्मनी तुरंत सभी शत्रुतापूर्ण कार्यों को रोक दे और इस भाषण के 2 दिन बाद पोलिश क्षेत्र से अपने सैनिकों को हटा ले। जिस दिन हिटलर ने राइखस्टैग के समक्ष यह भाषण दिया था, उस दिन जर्मनी ने पोलैंड पर हमला शुरू कर दिया था। उन्होंने डैनजिग शहर के कारण जर्मनी के साथ पोलैंड की समस्या का हवाला देते हुए शुरुआत की। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद डैनजिग को एक अर्धस्वतंत्र शहर घोषित किया गया था। यह पोलिश क्षेत्र से घिरा हुआ था, इसलिए बंदरगाह की सुविधाएं पोलैंड के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए खुला थीं। हालांकि पोलैंडवासी चाहते थे कि डैनजिग अपनी सीमाओं के भीतर हो। फ्यूरर द्वारा शांतिवार्ता की गई, लेकिन उन सभी को अस्वीकार कर दिया गया। यह माना जाता है कि हिटलर ने जानबूझकर अपनी मांगों को पोलिश सहिष्णुता से थोड़ा अधिक रखा। यही कारण है कि इस वार्ता ने उसे जर्मनी को पोलैंड के खिलाफ युद्ध के लिए तैयारी करने में सक्षम बनाया। भाषण की शुरुआत। एडोल्फ हिटलर, जर्मनी, 1 सितंबर 1939। महीनों से हम एक ही समस्या की यातना झेल रहे हैं, जो वर्साय संधि के कारण उत्पन्न हुई। यह अभी भी एक ऐसी समस्या है जो बिगड़ते बिगड़ते हमारे लिए असहनीय हो गई है। डैनजिग एक जर्मन शहर था और अभी भी है। यह गलियारा जर्मन था और अभी भी है। इन दोनों क्षेत्रों में जर्मन लोगों को विशेष रूप से उनके सांस्कृतिक विकास का श्रेय दिया जाता है। डैनजिग हमसे अलग हो गया था और गलियारा पोलैंड द्वारा अलग कर दिया गया था। पूर्व के अन्य जर्मन प्रदेशों की तरह वहां रहने वाले सभी जर्मन अल्पसंख्यकों के साथ सबसे ज्यादा दुखद व्यवहार किया गया। 1,000,000 से अधिक जर्मन लोगों को वर्ष 1919 से 1920 में अपनी मातृभूमि को छोड़ना पड़ा। हमेशा की तरह मैंने शांतिपूर्ण तरीके से संशोधन के द्वारा इस असहनीय स्थिति को बदलने का प्रयास किया। बाहरी दुनिया कहती है कि हमने अपना संशोधन दबाव में किया, लेकिन यह एक झूठ है। 15 साल पहले राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने के बाद शांतिपूर्ण समझौतों और समझ द्वारा इन संशोधनों को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। मेरी अपनी पहल पर एक बार नहीं, बल्कि कई बार असहनीय परिस्थितियों के संशोधन के लिए प्रस्ताव बनाए गए। ये सभी प्रस्ताव, जैसे अयुद्ध सीमा और यदि आवश्यक हो तो युद्ध का निरस्त्रीकरण, युद्ध के सीमा निर्धारण व आधुनिक युद्ध के कुछ तरीकों के उन्मूलन इत्यादि, अस्वीकार कर दिए गए हैं। आप उन प्रस्तावों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं जिन्हें जर्मन प्रांतों पर जर्मन संप्रभुता को बहाल करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैंने जो प्रस्तावित किया है। आपको पता है कि मैंने ऑस्ट्रिया की समस्या के और बाद में सुडेटेनलैंड, बोहेमिया और मोराविया की समस्या के शांतिपूर्ण निपटान के लिए अंतिम प्रयास किए। यह सब व्यर्थ रहा। शांतिपूर्ण संशोधन द्वारा एक असंभव स्थिति को सही करने की मांग असंभव है और साथ ही साथ उसी समय शांतिपूर्ण संशोधन को लगातार अस्वीकार करना भी। यह कहना भी असंभव है कि जो खुद के लिए इन संशोधनों को अंजाम देने का काम करता है, कानून का उल्लंघन करता है, क्योंकि वर्साय संधि हमारे लिए कानून नहीं है। हमारे सिर पर बंदूक रखकर और लाखों लोगों को भूख का खतरा दिखाकर हमें मजबूर करके हस्ताक्षर कराया गया था और फिर यह हस्ताक्षरित दस्तावेज जबरदस्ती प्राप्त किया गया था। फिर इसे एक कानून के रूप में घोषित किया गया था। उसी तरह मैंने भी शांतिपूर्ण चर्चा का प्रस्ताव देकर डैनजिग और गलियारा आदि की समस्या को हल करने की कोशिश की है। समस्याओं को हल करना स्पष्ट था। यह अच्छी तरह से हमारी समझ में आ गया है कि जिस समय समस्या का समाधान किया जाना था, उस समय पश्चिमी शक्तियों की रुचि बहुत कम थी, लेकिन यह समय हमारे लिए उदासीनता का विषय नहीं है। इसके अलावा यह उन लोगों के प्रति उदासीनता का विषय नहीं हो सकता है जो सबसे अधिक पीड़ित हैं। पोलिश राजनेताओं के साथ बातचीत में मैंने उन विचारों पर चर्चा की
जिन्हें आप मेरे राइखस्टैग के अंतिम भाषण के रूप में जानते हैं। यह कोई भी नहीं कह सकता था कि यह अनुचित दबाव या किसी भी तरह से एक अनुचित प्रक्रिया थी। तब मैंने स्वाभाविक रूप से जर्मन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया, और मुझे एक बार और दोहराना होगा कि इन प्रस्तावों से ज्यादा विनम्र या निष्ठावान कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे इस सब से दुनिया को परिचित करना चाहिए। मैं अकेले ही इस तरह का प्रस्ताव देने की स्थिति में था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ऐसा करने से मुझे लाखों जर्मनों का विरोध झेलना पड़ेगा। इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया। न केवल उनका पहले लामबंदी के साथ जवाब दिया गया था, बल्कि हमारे जर्मन हमवतनों के खिलाफ बढ़े हुए आतंक और आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से दबाव के साथ कुछ ही हफ्तों में सैन्य और परिवहन साधनों से डैंजिग का गला धीमे धीमे घोंटा गया। पोलैंड ने आजाद शहर डैंजिग के विरुद्ध हमलों का निर्देशन किया है। इसके अलावा पोलैंड उस उचित तरीके से गलियारे के प्रश्न को हल करने के लिए तैयार नहीं था जो दोनों पक्षों के लिए समान होता, और उसने अल्पसंख्यकों के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने के बारे में नहीं सोचा था। मुझे यहाँ निश्चित रूप से बताना चाहिए कि जर्मनों ने इन दायित्वों को पूरा किया है, और जर्मनी में रहने वाले अल्पसंख्यकों को सताया भी नहीं जाता है। कोई भी फ्रांसीसी यह नहीं कह सकता है कि इस क्षेत्र में रहने वाले किसी भी फ्रांसीसी व्यक्ति को उत्पीड़न झेलना पड़ा हो, उस पर अत्याचार होता हो या उसे अधिकारों से वंचित किया जाता हो, यह कोई नहीं कह सकता। 4 महीने तक मैंने शांति से यह घटनाक्रम देखा है, हालांकि मैं चेतावनी देना कभी नहीं भूलता। पिछले कुछ दिनों में मैंने इन चेतावनियों को बढ़ाया है। मैंने 3 हफ्ते पहले पोलिश राजदूत को सूचित किया कि यदि पोलैंड ने डैंजिग को अल्टीमेटम भेजना जारी रखा और यदि पोलिश के पक्ष में डैंजिग के व्यापार को बर्बाद करने के लिए तय किए गए सीमा शुल्क उपायों को समाप्त नहीं किया, तो यह क्षेत्र राइख खामोश नहीं बैठेगा। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि जो लोग आज के जर्मनी की तुलना पहले के जर्मनी से करना चाहते हैं, तो वे खुद को धोखा दे रहे हैं। जर्मनों पर जुल्म को यह कहकर सही ठहराने की कोशिश की गई थी कि उन्होंने उकसावे की वारदातों को अंजाम दिया था। मुझे नहीं पता कि महिलाओं और बच्चों की ओर से इन उकसावों को किया गया है, जबकि खुद उनके साथ गलत व्यवहार होता है और कुछ मामलों में वे मारे गए हैं। मुझे एक बात पता है कि कोई भी महान शक्ति लंबे समय तक निष्क्रिय नहीं रह सकती और न ही इस तरह की घटनाओं को देख सकती है। मैंने ब्रिटिश सरकार की ओर से मध्यस्थता के प्रस्ताव को स्वीकार कर एक और अंतिम प्रयास किया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि पोलैंड और जर्मनी स्वयं वार्ता को आगे बढ़ाए और एक बार और वार्ता आगे बढ़ानी चाहिए। मैं यह घोषणा करता हूं कि मैंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, और जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैंने इन वार्ताओं के लिए एक आधार तैयार किया है। पूरे 2 दिन तक मैं अपनी सरकार में बैठा रहा और यह देखने के लिए इंतजार करता रहा कि क्या पोलिश सरकार के लिए एक दूत भेजना सुविधाजनक था या नहीं। कल रात तक उन्होंने हमें अपनी ओर से दूत तक नहीं भेजा, बल्कि हमें अपने राजदूत के माध्यम से सूचित किया कि वे अभी भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि वे ब्रिटिश प्रस्तावों को मानने की स्थिति में हैं या नहीं। पोलिश सरकार ने यह भी कहा कि वे अपने निर्णय से ब्रिटेन को सूचित करेंगे। यदि जर्मन सरकार और उसके नेता ने धैर्यपूर्वक इस तरह के व्यवहार को सहन किया, तो जर्मनी राजनीतिक मंच से गायब हो जाएगा। अगर शांति के प्रति मेरे प्रेम और धैर्य को कमजोरी या कायरता मान लिया जाता है, तो मेरे बारे में किया गया यह आकलन गलत होगा। इसलिए कल रात मैंने फैसला किया और ब्रिटिश सरकार को सूचित भी किया कि इन परिस्थितियों में अब मैं पोलिश सरकार के साथ होने वाली गंभीर बातचीत में भाग लेने का इच्छुक नहीं हूं। मध्यस्थता के प्रस्ताव विफल हो गए हैं, क्योंकि इस बीच सबसे पहले पोलिश लामबंदी और उसके बाद पोलिश अत्याचार एक जवाब के रूप में आया था। इन्हें कल रात फिर से दोहराया गया। हाल में सीमा पर 21 घटनाएं हुई,
जिनमें से 14 पिछली रात हुई और जिनमें से 3 काफी गंभीर थीं। इसलिए मैंने पोलैंड से उसी भाषा में बात करने का संकल्प लिया है जो पिछले कुछ महीनों से पोलैंड ने हमारे लिए इस्तेमाल की हैं। राइख की तरफ से यह रवैया नहीं बदलेगा। दूसरे यूरोपीय राज्य हमारे रवैये को समझते हैं। मुझे इटली का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें समर्थन दिया है, और आप यह भी समझेंगे कि इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमारा विदेशी मदद के लिए अपील करने का कोई इरादा नहीं है। हम इस कार्य को स्वयं करेंगे। तटस्थ राज्यों ने हमें अपनी तटस्थता का आश्वासन दिया है, जैसे हमने पहले ही उन्हें इसकी गारंटी दी थी। जब पश्चिम में राजनेता घोषणा करते हैं कि इससे उनके हित प्रभावित होते हैं, तो मैं केवल इस तरह की घोषणा पर पछतावा कर सकता है। एक पल के लिए भी मैं अपना कर्तव्य पूरा करने में संकोच नहीं कर सकता। और क्या चाहिए? मैंने पूरी तरह से उन्हें आश्वस्त किया है, और मैं इसे फिर से दोहराता हूं कि हम उन पश्चिमी राज्यों से कुछ नहीं पूछते हैं और कभी भी कुछ नहीं पूछेंगे। मैंने घोषणा की है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच अंतिम सीमा है। मैंने बार बार दोस्ती की पेशकश की है और यदि आवश्यक हो तो ब्रिटेन से सबसे करीबी सहयोग की, लेकिन ऐसा केवल एक तरफ से नहीं किया जा सकता। इसे दूसरी तरफ से भी प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए। जर्मनी की पश्चिम में कोई रुचि नहीं है और हमारी पश्चिमी दीवार हर समय पश्चिम में राइख की सीमा के लिए है। इसके अलावा भविष्य के लिए हमारे पास किसी तरह का कोई लक्ष्य नहीं है। इस आश्वासन के साथ कि हम पूरी तरह से गंभीर हैं और जब तक अन्य अपनी तटस्थता का उल्लंघन नहीं करते, तब तक हम इसे सम्मान देने के लिए हर तरह की सावधानी बरतेंगे। मैं विशेष रूप से आपको एक घटना के बारे में बताना चाहूंगा। आप जानते हैं कि रूस और जर्मनी दो अलग अलग सिद्धांतों द्वारा शासित हैं। केवल एक ही सवाल था जिसे मंजूरी देनी थी। जर्मनी का अपना सिद्धांत निर्यात करने का कोई इरादा नहीं है। इस तथ्य को देखते हुए कि सोवियत रूस का जर्मनी को अपना सिद्धांत निर्यात करने का कोई इरादा नहीं, अब मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि हमें अभी भी एक दूसरे का विरोध करना चाहिए। दोनों तरफ से हम इस मुद्दे पर स्पष्ट हैं। हमारे लोगों के बीच कोई भी संघर्ष केवल दूसरों के लिए लाभकारी होगा, इसलिए हमारे बीच हिंसा के किसी भी प्रयोग को समाप्त करने का संकल्प लिया गया है। कुछ यूरोपीय सवालों पर एक साथ परामर्श करने के लिए यह हमारा दायित्व है। यह हमारे लिए आर्थिक सहयोग संभव बनाता है और सबसे बढ़कर यह आश्वासन देता है कि इन दोनों शक्तिशाली राज्यों की शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ बर्बाद नहीं होंगी। इसमें किसी भी तरह का बदलाव लाने की पश्चिम की हर कोशिश विफल हो जाएगी। इसी समय मैं यहाँ यह घोषणा करना चाहूंगा कि इस राजनीतिक निर्णय का मतलब भविष्य के लिए एक जबरदस्त प्रस्थान है और यह एक अंतिम रूप है। रूस और जर्मनी विश्वयुद्ध में एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। दूसरी 4S नहीं होगा। मॉस्को में भी इस संधि का अभिवादन ठीक उसी तरह किया गया जैसे आपने किया है। मैं केवल रूसी विदेश महासचिव मोलोतोव के भाषण के हर शब्द का समर्थन कर सकता हूं। मैं डैंजिग और गलियारे की समस्या के समाधान के लिए दूध हूं और यह देखने के लिए कि जर्मनी और पोलैंड के बीच संबंधों में एक बदलाव किया गया है जो एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व सुनिश्चित करेगा। इसमें मैं तब तक लड़ाई जारी रखने का संकल्प लेता हूं जब तक कि वर्तमान पोलिश सरकार इस बदलाव को जारी रखने के लिए तैयार नहीं होती या जब तक कोई अन्य पोलिश सरकार ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होती। मैं जर्मन सीमाओं से अनिश्चितता के तत्व गृहयुद्ध से मिलती जुलती स्थितियों के चिरस्थायी वातावरण को हटाने के लिए संकल्पित हूं। मैं देखूंगा कि पूरब की सीमा और हमारी अन्य सीमाओं पर ठीक वैसी ही शांति हो। इसमें मैं यह देखने के लिए आवश्यक उपाय करूंगा कि वे उन प्रस्तावों का खंडन न करें जो मैंने पहले से ही राइखस्टैग और बाकी दुनिया को बताए हैं।
मेरा यही कहना है कि मैं महिलाओं और बच्चों के खिलाफ युद्ध नहीं करूंगा। मैंने अपनी वायुसेना को खुद सैन्य उद्देश्यों के अनुसार हमला करने का आदेश दिया है। हालांकि यदि दुश्मन को लगता है कि वह अपनी तरफ से अन्य तरीकों से लड़ने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा जो उसे सुनने और देखने से वंचित करेगा। आज रात पहली बार नियमित पोलिश सैनिकों ने हमारे क्षेत्र में गोलीबारी की। 5:45 के बाद हम फिर से युद्ध कर रहे हैं और अब से बमों का उत्तर बम से मिलेगा। जो भी जहरीली गैस से लड़ेगा, उससे जहरीली गैस से लड़ा जाएगा। जो कोई भी मानवीय युद्ध के नियमों से विमुख होता है, यह उम्मीद कर सकता है कि हम भी ऐसा ही करेंगे। मैं यह संघर्ष जारी रखूंगा, चाहे कोई भी हो जिसके भी खिलाफ हो, जब तक कि राइख और उसके अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो जाती। 6 साल से मैं जर्मन मोर्चे के निर्माण पर काम कर रहा हूं। उस समय से 90 मिलियन से अधिक इन रक्षाबलों के निर्माण पर खर्च किए जा चुके हैं। ये अब अच्छी तरह से सुसज्जित हैं और सन 1914 में वे जो कुछ भी थे, उसकी तुलना में अब बहुत बेहतर हैं। उन पर मेरा भरोसा अटल है। जब भी मैंने इन ताकतों का आवाहन किया और जब भी मैंने जर्मन लोगों से बलिदान की मांग की और यदि आवश्यक हुआ तो मुझे ऐसा करने का अधिकार है, क्योंकि मैं भी आज बिल्कुल तैयार हूं, जैसे हम पूर्व में थे, हर संभव बलिदान करने के लिए। कोई भी जर्मन व्यक्ति 4 साल में किसी भी समय मुझसे अधिक तैयार नहीं था। जर्मनों को कोई कठिनाई नहीं होगी जिसके लिए मैं खुद को आगे नहीं करूंगा। मेरा पूरा जीवन इसलिए मेरे लोगों से कहीं अधिक है। मैं अभी से जर्मन राइख का पहला सैनिक हूं। मैं उस कोट को एक बार फिर पहनूंगा जो मुझे सबसे पवित्र और प्रिय था। मैं इसे फिर से नहीं उतारूंगा जब तक कि जीत हासिल नहीं हो जाती या मैं परिणाम तक नहीं पहुंच जाता। इस संघर्ष में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए मेरे पहले उत्तराधिकारी पार्टी कॉमरेड गॉरिंग हैं, और अगर पार्टी कॉमरेड गॉरिंग को कुछ भी होता है, तब मेरे अगले उत्तराधिकारी पार्टी कॉमरेड हेस होंगे। फिर आप उन्हें फ्यूरर के रूप में उसी प्रकार की सच्ची निष्ठा और आज्ञाकारिता के रूप में देखेंगे। अगर पार्टी कॉमरेड हेस के साथ कुछ भी होता है, तब नियम द्वारा सीनेट को बुलाया जाएगा और वे अपने बीच से सबसे योग्य को चुनेंगे, जो सबसे बहादुर उत्तराधिकारी कहा जाएगा। एक राष्ट्रीय समाजवादी के रूप में और जर्मन सैनिक के रूप में मैं इस संघर्ष में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवेश करता हूं। मेरा पूरा जीवन अपने लोगों के लिए और जर्मनी के लिए एक लंबे संघर्ष के अलावा कुछ नहीं रहा है। उस संघर्ष के लिए केवल एक नारा रहा है, लोगों में विश्वास। एक शब्द जो मैंने कभी नहीं सीखा वह है समर्पण। यदि किसी को लगता है कि हम कठिन समय का सामना कर रहे हैं, तो मैं उसे यह याद रखने के लिए कहूंगा कि एक बार बहुत छोटे से राज्य प्रशिया के राजा ने एक मजबूत गठबंधन का विरोध किया और आखिरकार वह 3 युद्धों के बाद सफल हो गया, क्योंकि उस राज्य के पास वह मजबूत हृदय था जिसकी हमें इस समय आवश्यकता है। इसलिए मैं पूरी दुनिया को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नवंबर 1918 को जर्मन इतिहास में नहीं दोहराया जाएगा। मैं अन्य सभी लोगों से भी यही पूछता हूं कि जिस तरह मैं खुद अपने जीवन को दांव पर लगाने के लिए किसी भी समय तैयार हूं, कोई भी इसे मेरे लोगों और जर्मनी से नहीं छीन सकता। इसलिए मैं बाकी लोगों से भी यही सवाल करता हूं। हालांकि जो भी यह सोचता है कि वह चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस राष्ट्रीय आदेश का विरोध कर सकता है, उसको पराजय होगी। देशद्रोहियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम सभी अपने पुराने सिद्धांत के प्रति वफादार हैं। यह काफी महत्वहीन है कि हम स्वयं जिंदा हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि हमारे लोग जीवित रहें ताकि जर्मनी जीवित रहे। जिस बलिदान की हमसे मांग की जाती है, वह उस बलिदान से अधिक नहीं है जो कई पीढ़ियों ने किया है।
यदि हम प्रतिज्ञा के साथ मिलकर एक समुदाय का निर्माण करते हैं जो किसी भी चीज के लिए तैयार है, कभी भी आत्मसमर्पण करने का संकल्प नहीं करता है, तो हमारी इच्छा हर कठिनाई और समस्या को पार कर लेगी। और मैं उस घोषणा के साथ समापन करना चाहूंगा जो मैंने एक बार की थी जब मैंने राइख में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू किया था। मैंने तब कहा था, यदि हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि कोई भी कठिनाई और पीड़ा उसे वश में नहीं कर सकती है, तो हमारी इच्छा और हमारे जर्मन विजय प्राप्त करेंगे।